जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर साइंस एमसीक्यू कराया जाएगा, जो कि जेपीएससी जेएसएससी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 2000 से लेकर के अब तक के जितने भी परीक्षाएं झारखंड में आयोजित की गई है, उसमें से जो भी साइंस के सवाल आप पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में आपका शामिल किया गया है। जो कि आपको 20 प्रश्न बताए जाते हैं और इन सभी प्रश्नों का जो है आपको व्याख्या के साथ बताए जाते हैं दोस्तों। तो आप यकीन मानिए, आपका आगामी जितनी भी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं आपको इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। चाहे आप दरोगा के अभ्यर्थी हैं या फिर आप शिक्षा पदाधिकारी के तैयारी कर रहे हैं, या क्षेत्रीय कार्यकर्ता उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस, या वन पदाधिकारी के आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है रामबाण के समान होगा दोस्तों। और ये क्लास जो है चौथा क्लास है। इससे पहले जो है आपको 3 क्लास हम दे चुके हैं दोस्तों। तो जो दोस्त वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के जो है वीडियो को देख सकते हैं। और ये सारे प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है आपका प्रीवियस ईयर साइंस एमसीक्यू है। इसलिए इसी तरह के प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे। साइंस में जो है बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है, प्रश्नों का जो है रिपीटेशन होता है। इसलिए जो है आप के लिए ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद समझ सकते हैं। तो एक बात आपको बता दें दोस्तों कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या झारखंड से संबंधित अपडेट हो, उसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जो है इस वीडियो से लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने में, ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करता है: पराबैंगनी विकिरण को, दृश्य प्रकाश को, एक्स रे को, या गामा किरण को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराबैंगनी किरण को। ओजोन परत जो प्रतिबंधित करता है वो किसको करता है दोस्तों? तो आपका पराबैंगनी किरणों को करता है। ओजोन जो होता है एक गैस पूरे पृथ्वी के ऊपर जो है एक परत सा होता है, जिसका जो है क्षतिकारक जो पराबैंगनी किरण होता है वो क्या करता है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। और विकिरण को जो है धरातल पर रहने वाली प्राणियों तक पहुंचने से जो है ये क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। यानी कि ओजोन परत जो होता है, जो पराबैंगनी किरण होता है, ऊपर से जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणों को छोड़ा जाता है, तो उस पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले जीव जंतु हैं उस तक पहुंचने के लिए जो है ये एक परत का काम करता है। कौन? आपका तो ओजोन जो है परत का काम करता है। और सूर्य से काफ़ी उच्च आवृत्ति वाले जो है बैंगनी किरण प्रकाश की जो है मात्रा अवशोषित कर लेती है। कौन? तो ओजोन परत, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ये क्या है, पराबैंगनी किरण काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है आपको बताना है। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, गतिज ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है ये घटना होती है कि सूर्य से जब प्रकाश कोई पौधा ग्रहण करता है और उससे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा है दोस्तों, वह जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसकी वजह से जो है पेड़ पौधों का भोजन तैयार हो पाता है और पेड़ पौधे जो है अपनी पोषण खुद जो है स्वयं कर पाते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों आपका कि चेचक के टीके का आविष्कार जो है किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार जो है किसने किया था?
जोनास साल्क, एडवर्ड जनरल, वाल्डेमर मॉर्डिकाई हॉकिंस या चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एडवर्ड जनरल के द्वारा जो है आपका चेचक टीका का खोज किया गया था, और चेचक टीका का खोज जो है एडवर्ड जनरल ने 1796 ईस्वी में किया था। एडवर्ड जनरल ने चेचक के टीका का खोज जो है कब किया था, तो 1796 ईस्वी में जो है इसका खोज किया था। और यह जो है संक्रमण रोग है। कैसा रोग है दोस्तों, तो संक्रमण रोग जो है आपका कौन सा है, तो ये चेचक जो होता है संक्रमण रोग होता है। इसमें किसके कारण ये फैलता है, तो विषाणु के कारण जो है ये आपका होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है और शरीर में जो है जोड़ों में दर्द आने लगता है, ये इसका जो है लक्षण होता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जाता है, धोने का सोडा, पाक सोडा, जिप्सम या ग्रेनाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम पदार्थ को जो है दोस्तों गर्म करके, तापित मतलब होता है गर्म करना, गर्म करके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जाता है। और जिप्सम जो है एक श्वेत रवादार जो है आपका ठोस पदार्थ होता है, और इसके अणु में जो है जल के दो रवाकरण के रूप में जो है उपस्थित होता है, और ये 120 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलने के लिए जिप्सम को कितनी डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, तो आपका जो है 120 डिग्री जो है टेम्परेचर की आवश्यकता आपका होता है। और जो आपका जिप्सम होता है दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 2H2O, ठीक है। ये जो है जिप्सम का आपका सूत्र होता है दोस्तों। और जिप्सम का उपयोग करके जो है प्लास्टर पेरिस तथा जो है अमोनिया सल्फेट या खाद बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रोतोंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रोतोंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, और रोतोंधी आपका जो है वो आँखों से संबंधित एक रोग है, जो कि रोडोप्सिन वर्णक की संश्लेषण दर जो है घट जाता है। आँख में क्या होता है दोस्तों कि रोडोप्सिन जो होता है उसका संश्लेषण की दर जो है आँखों में घट जाता है, जिसके कारण जो है ये रोतोंधी बीमारी जो है उत्पन्न होता है। और इसके चलते क्या होता है कि रात में अथवा कम प्रकाश में जो है किसी भी व्यक्ति को देखने में जो है कठिनाई महसूस होता है, या फिर वह जो है नहीं देख पाता है। तो ये रोतोंधी बीमारी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने किया था, रदरफोर्ड, नील बोर, जे थॉमसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का खोज आपका किया गया था, और ये इलेक्ट्रॉन का खोज जो है 1897 ईस्वी में जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। उन्हें जो है आधुनिक भौतिकी का जो है जनक भी कहा जाता है, भौतिकी का जनक कहा जाता है किसको, तो जे थॉमसन को जो है भौतिकी का जनक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एक जो है ऋणात्मक आवेश होता है, इसमें माइनस चार्ज होता है, तथा जो है परमाणु के ये नाभिक के चारों ओर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तरों वाले कक्षाओं में जो है चक्कर लगाता है, और इस पर जो पावर होता है ना दोस्तों वह होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। इस पर कूलाम, तो इतना जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जो है इस पर आवेश होता है। और अगर इसका द्रव्यमान आपसे पूछे दोस्तों तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलो, ठीक है, किलोग्राम। ये जो है इसका द्रव्यमान होता है, और ये इसमें आवेश होता है किसमें, तो इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका कि निम्न में से कौन
ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का रूप नहीं है। तरंग ऊर्जा, तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तापीय विद्युत संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताप विद्युत संयंत्र जो है ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है दोस्तों। बाकी आपका तरंग ऊर्जा जो होता है ये समुद्र की लहरों के द्वारा जो तरंग होता है उसी से जो है उपयोग करके ऊर्जा का रूप में जो है परिवर्तित किया जाता है। और भूतापीय ऊर्जा यानी कि जो ज़मीन के अंदर से यानी कि गर्म लावा से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये सब ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। और ज्वारीय ऊर्जा जो होता है ये भी पवन की गति, हवा वेग से जो है ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होता है आपका समुद्री क्षेत्रों में। तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तापीय विद्युत संयंत्र जो है इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जो है ये शामिल नहीं है। तरंग ऊर्जा जो है आपका भूतापीय ऊर्जा और ये ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है एक उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग से फल निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है। आपको बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके निरंतर प्रयोग से इसके परिणाम फलरूप जो है कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है। मृदा निम्नीकरण, जल प्रदूषण या ओजोन परत निशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ओजोन परत निशेषण यानी कि ओजोन परत का जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हानि पहुंचा रहा है आपका ओजोन परत को। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा जो आपका होता है दोस्तों जो गैस इससे निकलता है वह जो है रेफ्रिजरेटर यानी कि जिसे आप फ्रीज घर में जो है फ्रीज का उपयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। या फिर आप एसी का अगर गर्मी के दिनों में एसी का खूब ज़्यादा प्रयोग करते हैं और ठंडा पानी के लिए जो है आप फ्रिज का प्रयोग करते हैं तो ये दोनों से जो है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है निकलता है जिससे जो है ओजोन परत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो सक्रिय है वह क्लोरीन के कारण होता है। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरणों को जो है सोखने में, अंकुश लगाने में या फिर अवशोषित करने में जो है वह उतनी कारगर साबित नहीं हो पाता है। इसलिए जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जहाँ तक हो सके दोस्तों एसी और फ्रिज का उपयोग जो है हम लोगों को कम करनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका कि प्रतिध्वनि निम्न उत्पन्न से होता है। प्रतिध्वनि जो है किसके कारण उत्पन्न होता है, परावर्तन से, अपवर्तन से, विरलन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन से। प्रतिध्वनि जो उत्पन्न होता है दोस्तों वह परावर्तन के कारण होता है। जब ध्वनि तरंगे जो है दूर स्थित किसी भी मजबूत टावर से या पहाड़ से जब टकराता है और इससे परिवर्तित होता है। आप एक ऊंचाई वाले स्थान पे जब आप जाते हैं आपके सामने बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान है दोस्तों, चाहे पहाड़ हो या टावर हो या फिर आप कुआं के अंदर जाके जब आवाज़ लगाते हैं और वो आवाज़ क्या होता है कि आपके कानों में गूंजने लगता है। यानी कि टकरा करके जब आप आवाज़ लगाते हैं तो उस पहाड़ से आवाज़ टकरा करके फिर से जो है आपको सुनाई पड़ता है। उसी ध्वनि को जो है परावर्तन कहा जाता है या प्रतिध्वनि के नाम से जो है इसे जाना जाता है दोस्तों। इसके द्वारा जो है हम समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। इसके द्वारा किसका पता प्रतिध्वनि से क्या पता लगाया जाता है कि समुद्र की कितनी गहराई है वो पता लगाया जाता है। वायुयान की कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये पता लगाया जाता है। और सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी को जो है मापने में आपका परावर्तन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है प्रतिध्वनि। और इसके जरिए जो है पता लगाया जाता है आपका पहाड़ की जो दूरी है या वायुयान की ऊंचाई या समुद्र की गहराई। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि वसा संचयन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है। उपास्थि, वसा उत्तक, अवकाशी उत्तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका वसा उत्तक। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वसा उत्तक जो होता है त्वचा के नीचे यांत्रिक अंगों को जो है पीले अस्थि मज्जा में ये होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, तो आपका अस्थि मज्जा,
अस्थि मज्जा में जो है इसे पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो वसा का भंडार और ताप का जो है संरक्षण करना। यानी कि आपके शरीर में जो टेम्परेचर है गर्मी के दिनों में आपका जो गर्मी का टेम्परेचर सहने की जो क्षमता देता है दोस्तों, वह कौन देता है? तो ये वसा ही देता है। और ये जो है आपका भंडार रहता है, ये त्वचा के आपका आंतरिक अंगों में जो है ये होता है वसा उत्तक जो है, और ये जो है आपका वसा का भंडार करता है और ताप से जो है आपको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रोग से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त बिंबाणु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC जो है आपका किसी भी रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता उत्पन्न करती है वह किसका काम है? तो WBC का काम है दोस्तों आपका। ये जो है अनियमित आवृत्ति के जो है केंद्रयुक्त तथा हेमोग्लोबिन रहित होता है। ये WBC क्या होता है? हेमोग्लोबिन रहित होता है। हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है तो दोस्तों? तो RBC में जो है आपका हेमोग्लोबिन की मात्रा पाया जाता है। इसलिए जो है WBC को क्या कहा जाता है? तो लियोकोसाइड्स जो है इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट्स जो है इसे कहा जाता है। इसकी संख्या जो है RBC की अपेक्षा जो है बहुत कम होता है। RBC जिससे जो है WBC की संख्या बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो है आपका शरीर में अगर एक तो RBC से कम होता है और इसके बावजूद भी कम हो जाए तो वो व्यक्ति क्या होता है कि जल्दी जल्दी जो है बीमार पड़ने लगता है। तो इसका कारण यही है कि WBC में जो है उसके बॉडी में WBC की मात्रा जो है कम हो रही है, जिसकी वजह से वो बार बार जो है बीमार पड़ते जा रहा है। इसलिए आपका RBC से इसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा कम होती है, WBC की मात्रा हम लोगों के बॉडी में। और मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या जो है लगभग 5 से 9 हज़ार तक होती है। कितना होता है दोस्तों? 5 से 9 हज़ार तक जो है इसकी संख्या होती है। ये रुधिराणु शरीर के जो है प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से जो है जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है दोस्तों? वाट, वोल्ट, या एम्पियर, या कूलाम। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और ये एक जो है अदिश राशि है। कैसा राशि है दोस्तों? यह एक अदिश राशि है। किसी भी चालक में जब विद्युत आवेश का प्रवाह की दर को जो है क्या कहते हैं? तो विद्युत कहते हैं। और विद्युत धारा को जो है एम्पियर के द्वारा आपका इसका एसआई मात्रक एम्पियर है, इसलिए विद्युत धारा को जो है एम्पियर से मापा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या परिक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारा टिमटिमाने का जो घटनाक्रम आप पृथ्वी पर देख पाते हैं यह जो है वायुमंडल का अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि तारा का प्रकाश जो है हम तक विभिन्न स्रोतों या विभिन्न घनत्व या विभिन्न वायुमंडलीय परतों से होकर के जो है हमारे आँखों तक आता है। इसलिए जो है जिसके कारण कभी किसी तारे का प्रकाश जो है हम तक कम पहुँचता है और कभी ज़्यादा पहुँचता है, जिसके वजह से हमें जो है वह तारा टिमटिमाता हुआ जो है नज़र आता है। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि लोहे या इस्पात की वस्तुओं पर जो है जंग लगने से सुरक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी लोहे या इस्पात का जो सामान होता है दोस्तों, इसको जंग से बचाने के लिए जो है जस्ता का उपयोग किया जाता है। तो मिश्रात्वन या विरंजन या स्नेहन या यस्त्रलेपन के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस्त्रलेपन। यानी कि किसी भी इस्पात या फिर आपका जो लोहा होता है उस पर जो है जंग से बचाने के लिए जस्ता का जो है क्या किया जाता है? तो यस्त्रलेपन किया जाता है। उस पर जो है एक परत चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से जो है उस इस्पात या लोहे में जो है जंग
नहीं लगता है या कम लगता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन, मीथेन, जलवाष्प या नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें से 4 ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस का जो है कौन सा एक उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये किसी प्रकार का ग्रीन हाउस जो है आपका उत्पन्न नहीं करता है। और बाकी जो आपका मीथेन है यानी कि नाइट्रोजन जो होता है वह एन से आपके वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पे नाइट्रोजन आपका पाया जाता है। और जो मीथेन गैस होता है दोस्तों इसे CH4 के नाम से जो है जाना जाता है। और जलवाष्प जो होता है ये भी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस को जो है प्रदर्शित करता है। मीथेन भी करता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी करता है। इसलिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर, वायु दाब मापी, डिस्टोमीटर या चाल मापी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है आप मोटरसाइकिल चलाते हैं दोस्तों या फिर कार गाड़ी जो चलती है, बस चलती है, ट्रक चलती है, उसमें आपने देखा होगा कि एक मीटर लगा होता है जिससे जो है दूरी को जो है मापा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है इतना किलोमीटर की दूरी तय हुआ। तो ये जो काम करता है दोस्तों ये आपका जो कार या मोटरसाइकिल होता है उसमें एक ओडोमीटर होता है और इसी ओडोमीटर के ज़रिए जो है इस को जो है कारों द्वारा तय की गई दूरी को जो है मापा जाता है। और वायु दाब मापी जो है दोस्तों ये वायुमंडलीय दाब को जो है मापने का काम करता है। और वायुमंडलीय दाब मापी जो आपका है वह यंत्र का नाम है दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है इसका नाम है। और आपका जो चाल मापी है दोस्तों, चाल मापी के द्वारा जो है दोस्तों इसे स्पीडोमीटर भी कहा जाता है। ये मोटर गाड़ियों की गति को जो है ये गति को मापने में, ये मोटर गाड़ी की जो है गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। चाल मापी या स्पीड मीटर जो है इसके ज़रिए जो है आप गति माप सकते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं या 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं। वह जो है चाल मापी मापता है या स्पीडोमीटर मापता है। या ओडोमीटर जो है ये कारों के द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इसके बाद डिस्टोमीटर जो है दोस्तों, डिस्टोमीटर के जरिए जो है फोटोग्राफिक या सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल या परावर्तक सतह के अंधेरे की डिग्री को मापता है। यानी कि जो फोटोग्राफी होता है उसमें अंधेरी जो डिग्री होता है यानी कि उसमें जो भाग होता है दोस्तों इसे मापने का काम किसका है? तो डिस्टोमीटर के द्वारा जो है ये काम किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपका है कि दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि आपके घर में जो दूध आता है दोस्तों वह दूध की शुद्धता जो है आप किस यंत्र के द्वारा जो है मापेंगे? द्रव घनत्व मापी या वायु दाब मापी या लैक्टोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर आपका सी लैक्टोमीटर हो जाएगा। लैक्टोमीटर के जरिए ही जो है दोस्तों आपका दूध की शुद्धता जो है मापा जाता है। और दूध से संबंधित जो भी आपके प्रश्न अगर लगभग पूछे जाएं दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो वो कौन सा होता है? तो लैक्टो अम्ल जो है यहाँ पाया जाता है दूध में। और दूध से जो दही बनता है दोस्तों वह किसके कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो आपका जीवाणु है उसके वजह से जो है आप दूध से जो है दही में बना पाते हैं। और इसकी जो शुद्धता मापने के लिए जो है लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसलिए लैक्टो शब्द को जो है थोड़ा ज़्यादा ध्यान से जो है आप इसे याद रखें दोस्तों। इसके बाद आपका वायु दाब मापी जो है ये क्या करता है? तो ये बैरोमीटर वायुमंडलीय को दाब को जो है मापता है। घनत्व मापी जो है, घनत्व मापी यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो घनत्व मापी यंत्र का नाम आपका हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर घनत्व मापी जो है
किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोमीटर को जो है घनत्व मापी कहा जाता है। घनत्व को मापने के लिए जो है द्रव में गुरुत्वाकर्षण का जो घनत्व होता है उसकी माप के लिए जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आयोडीन की कमी से कौन से रोग जो है आपको हो सकता है या जन्म लेता है। अल्प पोटेशियम रक्तता, घेंघा, अब्दुल या रात्रि अंधता। तो जो व्यक्ति जो है नमक का प्रयोग तो सभी को ही करते हैं कि नमक में अगर आयोडीन की कम मात्रा अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप किस बीमारी से जो है ग्रस्त हो सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घेंघा। आपको जो है घेंघा की बीमारी जो है हो सकता है। ये शरीर में जो है आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका गला है दोस्तों, गला के पास जो है ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये जो है आयोडीन की कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, सूजन हो जाता है। यानी कि गला जो आपका है दोस्तों, ये गला में जो ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम आपका क्या है, तो थायराइड ग्रंथि जो है इसका नाम है थायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, तो आपका सूजन जो है होना प्रारंभ हो जाता है और फूल जाता है। और ये सारी चीज़ जो है किसके वजह से होता है, तो आयोडीन की कमी से। यानी कि आयोडीन का मात्रा आप कहाँ से लेते हैं दोस्तों, तो आयोडीन की मात्रा अपने शरीर में जो है आप नमक के जरिए, जो सब्जी, दाल, चावल जो आप खाते हैं उसमें जो नमक का प्रयोग करते हैं उसी से जो है आप आयोडीन का प्रयोग जो है लाते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन डायोड, द्रव घनत्व मापी या चाल मापी या सोनार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट आंसर होगा, सोनार। सोनार का उपयोग जो है जब कोई भी जल के अंदर जो वस्तु होता है, यानी कि जो समुद्र के अंदर कोई वस्तु अगर होता है तो उसकी दिशा और उसकी गति को मापने के लिए जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार एक यंत्र है दोस्तों जिसका प्रयोग जो है अंतर्जलीय वस्तुओं की गति और दिशा को मापने में जो है किया जाता है। जबकि चाल मापी क्या आपको पहले ही बता दिए दोस्तों कि किसी भी गाड़ी का जो है गति मापने के लिए चाल मापी का जो है प्रयोग किया जाता है। और आपका हाइड्रोमीटर जो है दोस्तों, एक मिनट, हाइड्रोमीटर के जरिए जो है क्या मापा जाता है, तो द्रवों की अपेक्षा घनत्व को जो है मापा जाता है। यानी कि द्रव का घनत्व को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है। कोशिकाओं में जो प्रोटीन है दोस्तों वह कहाँ पे संश्लेषित होता है। कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, राइबोसोम या क्रोमोप्लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा राइबोसोम में। यानी कि कोशिकाओं में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वह आपका राइबोसोम में होता है दोस्तों। और राइबोसोम जो होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जो है इसे जाना जाता है। इसमें जो है आपका अम्ल प्लस जो है प्रोटीन, अम्ल प्लस प्रोटीन से जो है ये बना होता है और ये अपारदर्शी होता है। और ये जो है क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, माइक्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिडम, रेटिकुलम तथा जो है द्रव कोशिका में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है प्रयुक्त स्थान प्रदान करता है। प्रोटीन का उत्पन्न स्थल जो है दोस्तों इसे इसलिए जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी जो है कहा जाता है। किसको, तो आपका कोशिका द्रव, रेटिकुलम, ये सबको जो है आपका प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों, और ये आज का जो है आपका अंतिम सवाल है दोस्तों, कि गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संदिग्ध के कारण जो है ठंडा हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा दोस्तों कि आपके घर में अगर फ्रिज नहीं है तो आपके घर में जो है मिट्टी का घड़ा में पानी रख करके आप फ्रिज के बराबर जो है पानी को ठंडा करके आसानी से पी सकते हैं। तो ये जो है किसके कारण होता है, प्रसारण के कारण, प्रसार के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण या वाष्पीकरण के कारण। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
डी वाष्पीकरण के कारण। और ये वाष्पीकरण होता कैसे है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि घड़ा जो है वह मिट्टी से बना होता है, और मिट्टी जो है जब पानी घड़ा में डाला जाता है तो मिट्टी क्या होता है कि पानी को अवशोषित करता है, यानी कि मिट्टी जो है पूरा गीला हो जाता है, और गीला होने से आपको जहाँ तक घड़ा में पानी रहेगा वहाँ तक आपको दिखेगा दोस्तों। तो बाहर से जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, बाहरी वायुमंडल या वायुमंडल में जो हवा होता है वह गर्म होता है, जिसकी वजह से वो जो मिट्टी होता है दोस्तों वह मिट्टी सूखना चाहता है, यानी कि उसे सोखना चाहता है। तो ऊपर से जब उस पानी की परत को जो है सोखता है तो उससे क्या होता है कि वाष्पीकरण की क्रिया होता है, और इससे जो घड़ा के अंदर जो पानी होता है वह धीरे धीरे क्या होता है ठंडा में जो है बदल जाता है, और आपको जो है घड़े के पानी पीने में ठंडा लगता है। तो ये था दोस्तों आपका कुल 20 प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न थे दोस्तों, जो कि आपके आगामी झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर उन तमाम परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है जिसमें आपके साइंस के जो है सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि साइंस में जो है आपको इसी तरह के सवाल किसी भी एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, इसलिए ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इस सेशन को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए दोस्त हैं तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।